नमस्कार साथियों। आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक राजस्थान की जलवायु से संबंधित लेकर आया हूं। दोस्तों, राजस्थान की जलवायु से हर एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसलिए अपन इस टॉपिक को इस प्रकार से तैयार करेंगे ताकि इसमें से पूछा गया किसी भी एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। देखो, थोड़ा सा दोस्तों आपको पहले इस क्वेश्चन को आंसर को समझने से पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि समदाब रेखाएं क्या होती है। ठीक है, देखो नाम है आप सभी के सामने समदाब रेखाएं, और शर्त दे दी कौन से माह में, जुलाई माह में। ठीक है, समदाब रेखाएं क्या होती दोस्तों? मानचित्र पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो दो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, उसे क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। जैसे दोस्तों, ये स्थान ए, ये स्थान बी, यहाँ भी वायुदाब कितना? 1000, यहाँ भी कितना है? 1000। इन दोनों स्थानों को, ए और बी स्थानों को मिलाने वाली एक काल्पनिक जो रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। ठीक है। दूसरी शर्त है दोस्तों, यहाँ पर जुलाई माह के बारे में, कि यहाँ केवल कौन से महीने के संबंध में पूछा है? जुलाई माह के संबंध में पूछा गया है कि इनमें से 1000 मिलीबार वायुदाब वाली समदाब रेखा कहाँ से गुजरती है। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, मिलीबार जो होता है, ये मिलीबार वायुदाब को मापने की इकाई होती है। क्या होती है? मिलीबार को मापने की एक इकाई। कितने मिलीबार दिया है? 1000 मिलीबार। निम्न में से कौन से जिलों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो इस बात का दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से होकर निकलती है। देखिए, यहाँ दबाव और सतही पवनें दोनों के संबंध में एक ही बात है। अगर यहाँ वायुदाब के स्थान पर अगर आ जाए कि जुलाई माह में 1000 सतही पवनें कहाँ से गुजरती हैं, तब भी वही ज़िले आएंगे जो इसके संबंध में है। दोस्तों, जुलाई माह में उस समय राजस्थान से होकर 3 रेखाएं निकलती हैं। कितनी रेखाएं निकलती हैं? 3। जैसे अपन यहाँ एक राजस्थान का डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद उसमें समझेंगे कि वास्तव में ये रेखाएं कहाँ कहाँ से होकर निकलती हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ से कहाँ? बीकानेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र से जुलाई माह में 997 मिलीबार की रेखा। कितने की है? 997 मिलीबार। ज़रूरी नहीं है एग्जाम में 1000 ही पूछा जाए, 997 ही पूछा सकता है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से जुलाई माह में 997 मिलीबार की समदाब रेखा निकलती है। तो जुलाई माह में यहाँ समदाब रेखा निकलती है 997 मिलीबार की। कितने की? 997। कौन कौन से जिलों से होकर? ये जैसलमेर और बीकानेर से होकर निकलती है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें तो 998 जो है, ये 998 इस तरह से ये बीचों बीच यूँ निकलती है। हम ये कह सकते हैं लगभग अपन अरावली के समानांतर। किसके समानांतर? 998 मिलीबार की समदाब जो रेखा है, ये कहाँ से निकलती है? ये लगभग अरावली के समानांतर निकलती है। उसके बाद में 999 मिलीबार की, 999 मिलीबार की है, ये सिरोही उदयपुर होते हुए, उसके बाद में दोस्तों ये इधर भीलवाड़ा, बूंदी और सवाई माधोपुर से होते हुए ये निकल जाती है। ये 998 है। ये कितनी है? 999। और यहाँ एग्जाम में क्या पूछा गया है? 1000 मिलीबार की। तो इस तरह की राजस्थान से होकर 4 रेखाएं निकलती हैं। दोस्तों याद रखना, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जो है, ये राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से, दक्षिणी हिस्से का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सिरोही वाले भाग से आती है, उसके बाद में ये उदयपुर वाले भाग में जाती है, उसके बाद दोस्तों ये प्रतापगढ़ से होकर जाती है, उसके बाद में ये इस तरह से झालावाड़ से होकर निकल जाती है। तो मैंने जो जो नाम बोले हैं वो क्या इस ऑप्शन में है?
देखिए पहला ऑप्शन ये 1000 मिलीबार की है, पहला ऑप्शन हमारे सामने है। सिरोही, बिल्कुल ये सिरोही से। उसके बाद में उदयपुर, क्योंकि सिरोही से इधर मानचित्र में देखिए आप उदयपुर है। उसके बाद में इधर आते हैं तो प्रतापगढ़ है, दिख रहा चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी हिस्सा, नया जिला प्रतापगढ़। उसके बाद ये राजस्थान से बाहर निकलती है, मध्य प्रदेश जाती है, और मध्य प्रदेश से वापस राजस्थान आती है तो कौन सा जिला आता है? झालावाड़ आता है। ये 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करें तो सिरोही, सिरोही से फिर चित्तौड़गढ़ जाती है, चित्तौड़गढ़ से कोटा, और कोटा से 12। इसका मतलब ये 1000 मिलीबार की रेखा यहाँ से नहीं निकलती है, ये तो झालावाड़ से फिर वापस मध्य प्रदेश की तरफ चली जाती है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये मानचित्र पे खींची हुई रेखाएं नहीं होती। उसके बाद में अगले ऑप्शन की बात करें तो जालोर, जालोर मतलब ये 998 वाली जो रेखा है वो जाती है जालोर, पाली जाती है, अजमेर का पश्चिमी हिस्सा, लेकिन ये करौली नहीं जाती, ये तो इधर मुड़ जाती है वापस, इधर ये शेखावाटी वाले क्षेत्र से होकर वापस उत्तर में ये हरियाणा पंजाब से होती हुई जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और 12, इसका मतलब ये इधर से निकलती है, ये भी नहीं है, ये तो यहाँ 1000 और किसके बीच में 999 के बीच की रेखा है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन एक बार समझ लेना दोस्तों, अगर जुलाई माह का नाम आए, समदाब रेखा मतलब वायुदाब पूछा जाए, तो याद रखना राजस्थान से होकर 4 रेखाएं निकलती हैं, 997, दोबारा बता रहा हूँ, एक तो निकलती है 997। अगर इसी तरह से पूछ जाए मिलीबार, मिलीबार में पूछ जाए, समदाब रेखा पूछें और जुलाई माह की पूछें, तो 4 रेखाएं हैं, 997, 998, 999 और 1000। ये 4 रेखाएं काल्पनिक रेखाएं राजस्थान से होकर निकलती हैं, कौन से माह में? जुलाई माह में। क्या? समदाब रेखाएं। 997 जो है ये केवल जैसलमेर और बीकानेर से होकर वापस पाकिस्तान के क्षेत्र से आती है, और इस तरह से अर्धचंद्राकार रूप से बनाती हुई वापस किधर चली जाती है? पाकिस्तान। तो ये हमारे बीकानेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र से। 98 है, ये लगभग अरावली के समानांतर, लगभग क्या है? अरावली के समानांतर ये होती वापस अर्धचंद्राकार रूप में हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर चली जाती है। उसके बाद में दोस्तों 99 जो है, 99 मिलीबार, 999 मिलीबार की जो समदाब रेखा है, ये सिरोही, उदयपुर, उसके बाद में ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से ये, उसके बाद बूंदी वाले क्षेत्र से, उसके बाद सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र से मध्य प्रदेश चली जाती है। और उसके बाद में 1000 मिलीबार जो है ये आती है सिरोही, सिरोही से उदयपुर, ये प्रतापगढ़ वाला भाग, उसके बाद में झालावाड़, और झालावाड़ से मध्य प्रदेश की तरफ चली जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, इसके संबंध में आपको यादें करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन, चारों के ऑप्शन आपको बता दिए कि कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। राजस्थान के मानचित्र में आप देखें तो ये केवल पश्चिम वाले भाग से निकल जाती है। 998 है, ये अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र से जाती है। 999 है, ये लगभग इस तरह से, यूँ हम ये कह सकते हैं कि ये सिरोही, उदयपुर, उदयपुर के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद ये बूंदी वाला उत्तरी हिस्सा, और उसके बाद में सवाई माधोपुर से होते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। और 1000 मिलीबार वायुदाब की जो रेखा है ये दक्षिणी राजस्थान से जाती है, बांसवाड़ा के उत्तर से, सिरोही डूंगरपुर वाला जो भाग है उसके बीच से। उसके बाद ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से फिर वापस राजस्थान की झालावाड़ में आती है, और ये चली जाती है वापस मध्य प्रदेश की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, इसके संबंध में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने लगे हैं, तो इसके संबंध में बिल्कुल आप निश्चित रहें, ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल, कौन से काल में? शीतकाल में। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा कहलाती है। दोस्तों एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, ये एक बात थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ये शीतकाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। दोस्तों विश्व मानचित्र में अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँगा। ये भूमध्य सागर, उसके बाद में ये अफ्रीका है, अफ्रीका से फिर ये अरब का इधर मरुस्थल, उसके बाद में ये भारत। ठीक है, शीतकाल में यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ जिनको हम कहते हैं,
ये भूमध्य सागरीय चक्रवात, ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं वो इस तरह से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, यूँ चलते हैं। चलने के बाद ये भारत में प्रवेश करते हैं, सर्दियों में पश्चिम से भारत में प्रवेश करते हैं, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं। यहाँ हिमालय स्थित है, हिमालय से टकराकर इसी भाग में भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। जैसे उत्तरी पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है, जिसको हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। ये सर्दियों में होती है। कब होती है, सर्दियों में, इसलिए शीतकाल पश्चिम से प्रवेश करती है, इसलिए क्या कहती हैं, पश्चिमी विक्षोभ, या कभी कभी इनको भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य सागरीय चक्रवात। क्योंकि इन चक्रवातों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से हुई है, क्योंकि इन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हुई है। ठीक है, तो इसके संबंध में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है, ये किसी भी रूप में पूछ सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करते हैं या पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है तो कहाँ से, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से। या फिर आता है कि राजस्थान में होने वाली शीतकाल की वर्षा है इस मानसून या फिर इस चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो कहाँ से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। या फिर होता है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा है तो भूमध्य सागरीय चक्रवात। ठीक है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जलवायु से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ जाते हैं, तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है कि राजस्थान में सर्दियों में वर्षा होती है, उसका कारण क्या है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा का कारण, तो सर्दियों में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं। पश्चिम की ओर से आने के कारण इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। वर्षा कब होती है, शीतकाल में होती है। कहाँ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जो भारत का उत्तर और उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ। और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इसे स्थानीय भाषा में मावठ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको ये देखना है कि कोपेन, व्लादिमीर कोपेन ने क्या किया था, विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है, तो विश्व को भी जलवायु प्रदेशों में, उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत को जलवायु प्रदेशों में और राजस्थान को भी जलवायु प्रदेशों में विभाजित करने का काम किया है। जैसे इसको समझने के लिए दोस्तों हम बनाते हैं एक राजस्थान का रेखा चित्र। ठीक है, इस रेखा चित्र में अपन इसको इस तरह से डालेंगे, ये कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जो जलवायु वर्गीकरण है उसको स्पष्ट करेंगे हम। ठीक है, AW दक्षिणी राजस्थान, बिल्कुल सही बात है, दक्षिण पूर्व का राजस्थान है, इसमें AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में BWSW, ये पश्चिम का पूरा जो पूर्ण मरुस्थल है जिसको अपन शुष्क मरुस्थल कहते हैं वो है BWHW। जैसे जैसलमेर, कुछ बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा, ये किस में आता है, BWSW शुष्क मरुस्थल में आता है। उसके बाद में BSSW जो अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र आता है। कौन सा है, अर्ध शुष्क जलवायु का, जिसको कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, BSHW। तो ये है BSHW। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों उत्तरी पूर्वी राजस्थान का ये मैदानी प्रदेश रह गया, इसको कहा जाता है CWG, गंगा का मैदान या गंगा तुल्य जलवायु। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए CWG उत्तरी राजस्थान दिया हुआ है, क्या CWG उत्तरी राजस्थान में है, नहीं है। उत्तरी राजस्थान में तो बीकानेर वाला हिस्सा तो BWSW, और उसके बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, उसके बाद कुछ जोधपुर का, नागौर का, पाली का, जालोर का, बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, BSSW में आता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल के क्षेत्र में आता है। दक्षिणी राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके बाद में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां जो है ये कौन सी जलवायु में आता है, ये AW प्रकार की जलवायु में आता है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ सुमेलित नहीं पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो BSSW अर्ध शुष्क बात सही है, BWSW शुष्क मरुस्थल बात सही है, AW दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है बात सही है, लेकिन CWG उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है।
कौन से राजस्थान में? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में नहीं पाई जाती। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा, जो बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है दोस्तों, कोपेन, देखो ये शब्द आपको यहाँ दिख रहे हैं, AWCWG, BWSW, BSSW, इन सभी के लिए कोपेन ने क्या किया था? कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ कैपिटल अक्षर प्रयोग में लिए और कुछ स्मॉल अक्षर है उनको क्या किया है? प्रयोग में लिया है। उसके आधार पे प्रत्येक जो वर्ण है उसका मतलब प्रत्येक का अर्थ ही अलग अलग है। ठीक है, इसे ही ए का मतलब अलग है और डब्लू का मतलब क्या है? अलग है। CWG तीनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। BWSW का अर्थ तीनों का क्या है? अलग अलग है। कहने का मतलब कैपिटल और स्मॉल में भी अर्थ में अंतर पाया जाता है। इन सभी को समझने के लिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को समझने के लिए एक अलग से वीडियो डाला जाएगा, जिसमें कोपेन की जलवायु के प्रत्येक अक्षर का अर्थ क्या है, प्रत्येक अक्षर का मतलब क्या है, तब आपको बताएंगे कि AW, BW, CW, G इसका मतलब क्या होता है। तो इन सभी के अर्थ जो है, या कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को पढ़ाने का पूरा वीडियो एक साथ ही डाला जाएगा, उसमें आप पूरा देख सकते हैं। जब डालेंगे तब आपको बता देंगे। इसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु का मतलब मानसून ऋतु भी अपन उसको कह सकते हैं। उस समय मानसून जो पवनें होती हैं उनकी दिशा कौन सी होती है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की दिशा तो ये है ऑप्शन के हिसाब से। दक्षिण से उत्तर का मतलब इससे विपरीत ये दिशा होती है। उसके बाद दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये दिशा होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, इन दोनों बातों को भूल जाइए दोस्तों, क्योंकि मानसून चाहे ग्रीष्म काल का पूछें या शीतकाल का पूछें, यानी शीत ऋतु का पूछें या फिर ग्रीष्म ऋतु का पूछें, तो इन दो में ही अंतर करना आपको। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जैसे समझाएंगे आपको अभी कि वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। किधर होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब अपन समझेंगे कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्यों होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे भारत का ये दक्षिण का हिस्सा, ठीक है, इस समय इधर से निकलती है एक कर्क रेखा, ये है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, और उससे नीचे निकलती है मकर रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, जब आप विश्व जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ पवनें जो किधर से आती हैं। ये दोस्तों, ये सभी जो पवनें हैं, ये सभी पवनें ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती हैं। किधर से आ रही हैं? दक्षिण पूर्व से आ रही हैं, उत्तर पश्चिम की ओर जाती हैं। लेकिन यही व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को पार करती हैं तो ये अपनी दिशा को बदल लेती हैं। देख लीजिए, क्या ये पवनों की दिशा नहीं बदली है? बदल गई। ये बदलने का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, इस पर लगने वाला विक्षेप बल, क्योंकि ऑप्शन में विक्षेप बल भी आ सकता है, कोरियोलिस बल भी आ सकता है, इसी तरह फेरल का नियम भी आ सकता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति भी आ सकती है। इन सभी के कारण, इन सभी जो नाम मैंने आपके सामने बोले हैं, इन सभी के कारण ये व्यापारिक जो पवनें होती हैं जो दक्षिण पूर्व से आती हैं उत्तर पश्चिम में जाती हैं, ये पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। अब देख लीजिए, ये समुद्री क्षेत्रों से आ रही हैं, ये जल से भरी हुई हैं, आर्द्रता युक्त पवनें हैं, इनके साथ जल होता है और ये भारत में प्रवेश करती हैं। देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये मानसूनी पवनें हैं। कौन सी पवनें हैं? मानसूनी पवनें। और यहाँ मानसूनी हवाओं के बारे में पूछा गया है। तो ये किधर से आ रही हैं? ये दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं। किधर जा रही हैं? उत्तर पूर्व में जा रही हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर है ये होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इससे विपरीत दिशा है। इससे क्या है? बिल्कुल विपरीत दिशा है। ये दिशा होती है ये लौटते हुए मानसून की दिशा होती है। ये कौन सी मानसून की? लौटता हुआ मानसून जो होती है उसकी दिशा है। लौटता हुआ मानसून, शीतकाल में वर्षा, ये वाला क्षेत्र तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दक्षिण हिस्सा जिसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं, यहाँ लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और उस मानसून की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम।
लेकिन क्वेश्चन का आंसर होगा सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बाकी विस्तार से इस मानसून के बारे में एक अलग से वीडियो डाला जाएगा बोर्ड पर पढ़ाते हुए, उसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना कि व्लादिमीर कोपेन, जिसने संपूर्ण विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, तो जलवायु प्रदेशों में विभाजित करने के लिए दोस्तों वो कौन कौन से बिंदुओं को आधार मानता है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो क्या है? वनस्पति है। वो क्या है? वनस्पति। क्योंकि दोस्तों जलवायु का संबंध किससे होता है? वनस्पति से। या वनस्पति का संबंध किससे होता है? जलवायु से। जैसे आपने देखा होगा जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, बहुत कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में पौधों की जड़ें गहराई में होती हैं, उनकी छाल मोटी होती है, उनकी पत्तियां क्या होती हैं? छोटी होती हैं और कांटेदार पेड़ होते हैं। इसका मतलब ये सभी शुष्क जलवायु के हैं। लेकिन जहाँ वर्षा अधिक होती है, जलवायु आर्द्र या अति आर्द्र होती है, वहाँ पेड़ क्या होते हैं? लंबे होते हैं। तना भी क्या होता है? लंबा। पत्ती, पेड़ की पत्तियाँ क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करें तो पेड़ बड़े घने पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के लिए आधार क्या माना? वनस्पति माना, क्योंकि वनस्पति का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? जलवायु से होता है। ठीक है, अगली बात करेंगे। बाकी कोपेन के संबंध में अलग से जब वीडियो आएगा उसमें कोपेन जलवायु वर्गीकरण को बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको अलग से समझाया जाएगा, अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, BWHM से अभिप्राय है। BWHM से अभिप्राय है, इसका मतलब इसने पूछा है क्योंकि मैंने बताया कि कोपेन ने अंग्रेजी वर्णमाला के A, B, C, D, E तक कैपिटल अक्षर लिए, उसके बाद में उसने अंग्रेजी वर्णमाला की स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया है। यहाँ देख लीजिए, B कैपिटल, W कैपिटल है, लेकिन H क्या है? स्मॉल है, और M भी क्या है? स्मॉल है। इन दोनों का मतलब अलग होगा और B और W का मतलब क्या होगा? अलग होगा। दोस्तों आपने देखा होगा राजस्थान के पश्चिम में एक BWSW है और एक BSSW है, तो वहाँ दोनों में एक शब्द जुड़ा है, शुष्क। क्या जुड़ा है? शुष्क। इसका मतलब ये B जो है ना, B, इसका मतलब क्या होगा? B और W में शुष्क शब्द तो जोड़ा जाएगा, लेकिन HM ऊंचाई वाले क्षेत्र है और मानसूनी, M का मतलब यहाँ मानसूनी है। तो हम इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, शीत शब्द इसमें कहीं भी नहीं आएगा। उष्ण, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, देखो शुष्क है, उष्ण कटिबंधीय और मरुस्थल है। ठीक है, एस देखिए राजस्थान के लिए प्रयोग किया था, BSSW, और अर्ध शुष्क मरुस्थल नाम आया था। इसका मतलब उससे संबंध जोड़ सकते हैं आप और अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। तो BWHM से अभिप्राय है शुष्क है लेकिन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। वहाँ जलवायु कैसी है? शुष्क के साथ साथ उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी वहाँ पाई जाती है। आर्द्र और अति आर्द्र के लिए ये A आता है, W आ सकता है, AM मानसूनी प्रकार की जलवायु हो सकती है, लेकिन ये आर्द्र अति आर्द्र में ये दोनों शब्द ऊपर नहीं दिए हुए हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा? शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? देखिए आप उसके आधार पर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था, राजस्थान में जलवायु है BWSW प्रकार की पाई जाती है, उसके बाद में BSHW, ठीक है, उसके बाद में AW का नाम भी आया था और CWG का नाम भी आया था। दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर ये चार हैं, ये चार है। ठीक है, BWSW का मतलब मैंने बताया था पूर्ण मरुस्थल। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर का कुछ एरिया जो पूरा का पूरा मरुस्थल है। BSSW अर्ध मरुस्थल है, मतलब जोधपुर का कुछ है, पाली है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, ठीक है, चूरू है, ये सभी BSSW में आते हैं। CWG उत्तरी पूर्वी राजस्थान, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का सवाईमाधोपुर का क्षेत्र है CWG में। AW में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां का जो क्षेत्र है वो किस में आता है? AW में। अब देख लीजिए, ये आर्द्र है, ये गंगा मैदान का क्षेत्र है, ये पूरा मरुस्थल है, ये शुष्क मरुस्थल है। देखिए शुष्क है, अर्ध शुष्क है,
आर्द्र AW है, लेकिन ध्रुवीय जलवायु, कौन जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, जहां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। क्या राजस्थान का ऐसा कोई क्षेत्र है जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है? नहीं है। इसका मतलब ध्रुवीय जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है, नहीं पूछा गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो ये तीनों तो राजस्थान में पाई जाती हैं, लेकिन ध्रुवीय जलवायु, आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। आपने आर्कटिक और अंटार्कटिक का नाम सुना होगा। क्या उस प्रकार की जलवायु राजस्थान में कहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती। इसलिए राजस्थान में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं, कि मानसूनी जो हवाएं हैं ये ग्रीष्म ऋतु में किस ओर से किस ओर बहती हैं? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर। देखिए इस तरह से मान लीजिए कि ये दो पार्ट है आपके सामने, ये दो पार्ट है, ये क्षेत्र है, ये समुद्र का है। ये क्षेत्र क्या होता है? समुद्र। और ये स्थल है, ये क्या है? स्थल। अब ये दोनों जो है ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से पश्चिम। बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही कि ये मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, ऐसा कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। तो अब अपने पास दो ऑप्शन रह गए हैं, ठीक है। इन दो ऑप्शनों के माध्यम से हम क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जल है, समुद्र है, ठीक है, और ये स्थल है। अब देखो मानसूनी पवनें आर्द्रता युक्त होती हैं। मानसूनी पवनें क्या होती हैं? आर्द्रता युक्त होती हैं, तभी तो हमारे यहाँ वर्षा होती है। अगर ये पवनें शुष्क होती तो क्या वर्षा होती? क्या नहीं होती। आर्द्रता किन पवनों में होती है? वही पवनें जो किधर से आती हैं? समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। क्योंकि ये आर्द्रता इनमें कहाँ से आएगी? ये आर्द्रता ये समुद्रों से ग्रहण करेंगी। इतनी अधिक आर्द्रता जो वर्षा, हालांकि आर्द्रता पवनों को स्थल से भी मिलती है, यहाँ से मिलती है, लेकिन वो बहुत अधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होती। बहुत अधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार है कौन? समुद्रों से आने वाली हवाएं, जो पूरी तरह से किससे भरी हुई होती हैं? जल से भरी हुई होती हैं। इसलिए समुद्र से स्थल की ओर मानसूनी पवनें चलती हैं। अगर स्थल से समुद्र की ओर आती हैं तो इन पवनों में आर्द्रता ज़्यादा नहीं होती, और ये मानसूनी पवनें नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें आर्द्रता कम होती है और ये वर्षा नहीं कर पाती हैं। मानसूनी पवनें तो वही होती हैं जो समुद्र से स्थल की ओर आती हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस तरह से भारत के मानचित्र को मैंने बना के बताया था कि समुद्र से पवनें आती हैं, मतलब ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आती हैं। यही मानसूनी पवनें भारत में क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। क्योंकि ये मानसूनी पवनें हैं, क्योंकि ये समुद्र से आती हैं, किधर जाती हैं? स्थल की ओर जाती हैं, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल आप भली प्रकार से दोस्तों समझ लें कि मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में, देखो ऑप्शन दे दिया, ग्रीष्म ऋतु, शर्त दे दी है। क्या शर्त दी है? गर्मियों में, और अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में अभी मानसून ऋतु भी है, मानसून चल रहा है। संपूर्ण लगभग पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान है वो मानसून की चपेट में है। तो मानसून ग्रीष्म ऋतु है, मानसून ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर से ही आई हैं, समुद्र से स्थल की ओर आई हैं, इसलिए क्या कर रही हैं? वर्षा कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। ये अपने सामने चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। इसमें से राजस्थान का वह जिला छांटना है जो किसमें आता है? अर्ध शुष्क जलवायु में आता है। वैसे दोस्तों कोपेन को भूल जाएं आप, यहाँ इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आप कोपेन को न माने, और आप ये देखें कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में? राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, ठीक है। शुष्क, बिल्कुल पूरी की पूरी शुष्क है वो तो पश्चिम का एरिया, और उसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, कुछ जोधपुर का हिस्सा आता है। उसके बाद में अर्ध शुष्क में अरावली और अरावली के पश्चिम वाला भाग, अरावली के पश्चिम वाला, जहाँ लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, ठीक है, वही क्षेत्र आता है। अब इसमें से ऑप्शन देखो, झालावाड़ तो सर्वाधिक वर्षा वाला है, शुष्क जलवायु में आता भी नहीं है। प्रतापगढ़ भी नहीं आता है, जोधपुर शुष्क में आता है। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, कौन? जयपुर। जोधपुर अधिकांश शुष्क जलवायु प्रदेश में है। प्रतापगढ़ और झालावाड़ दोनों आर्द्र जलवायु में आते हैं, दोनों शुष्क और अर्ध शुष्क में नहीं आते। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा है, कौन? जयपुर। जयपुर है, ये किस में आता है? ये वैसे तो देखिए आर्द्र जलवायु, कुछ क्षेत्र इसका आर्द्र जलवायु में है, बाकी पश्चिम का अधिकांश सांबर्क वाला जो क्षेत्र है, बड़ा जयपुर का बड़ा हिस्सा जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्र में
आता है, झुंझुनू है, चूरू है, सीकर है, जयपुर है। उसके बाद में दक्षिण में आए तो कुछ अजमेर का हिस्सा है, कुछ राजसमंद का हिस्सा है, उसके बाद में नागौर है, पाली है, उसके बाद कुछ जालौर का हिस्सा है। ये सभी किस में आते हैं? अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? 4 ऑप्शन अपने सामने। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्तों हम एक राजस्थान का रेखा चित्र बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक राजस्थान के रेखा चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए ये एक जैसा भी राजस्थान का रेखा चित्र है दोस्तों, इसमें अपने को चारों ऑप्शन सेट कर लेने हैं। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। देखो कमी नहीं पूछा, क्या पूछा है? वृद्धि पूछा है। दोस्तों इस बात पर ना जाएं कि टाइपिंग कैसी है, ये अशुद्ध है, गलत हुई है यहाँ पर, इस बात पर ना जाएं, लेकिन समझ जाएं कि वृद्धि होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये तो मानसूनी हवाओं की दिशा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये बात मतलब अगर इस तरह से ये दिशा अगर है, इस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है क्या? नहीं होती। देखिए सबसे उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पर धौलपुर स्थित है, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये क्षेत्र है। क्या ये राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? नहीं है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो यहाँ है और क्षेत्र ये है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, इधर से यों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दोस्तों देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर वृद्धि नहीं होती, वर्षा की मात्रा में क्या होती है? कमी पाई जाती है। और यहाँ क्या पूछी है? वृद्धि पूछी है। तो इसका मतलब इससे उल्टी दिशा कर लीजिए, मतलब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे झालावाड़ सबसे अधिक वर्षा वाला जिला दक्षिण पूर्व में है, इसी तरह से प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, ये भी सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। स्थान पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो सिरोही का माउंट आबू सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर यहाँ पूछा जाए कि किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में कमी होती है, अगर कमी का क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे उल्टा कर दीजिए, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। ठीक है, तो जलवायु को इसी तरह से, जलवायु के टॉपिक को रटा नहीं जा सकता, जलवायु के टॉपिक को समझा जा सकता है। इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पवनों की दिशाओं को याद करेंगे, इस अर्थ को मतलब को समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सही प्रकार से याद हो जाएंगे, कभी ये गलती नहीं जाएंगे आपके। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वह है अपने पास भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और सिरोही। ठीक है, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि राजस्थान का वह जिला, निम्न में से वह जिला जो औसत वर्षा सबसे अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है कि इन जिलों में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन प्राप्त करता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा जिला है? झालावाड़। उसके बाद में कौन है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये वाले जो जिले हैं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो जिले हैं वो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं। तो अपने क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? झालावाड़ है। ये क्या करता है? सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन को देखकर समझ में आता है, अगर यहाँ ऑप्शन में झालावाड़ नहीं हो, ठीक है, इसके स्थान पर जयपुर दिया हो, तो अपना आंसर क्या निकलेगा? बांसवाड़ा निकलेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन को देखकर भी आंसर का पता किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है कि ये सभी परिस्थितियां भारत में उपलब्ध हैं। ठीक है, किसी न किसी हिस्से में जरूर है, लेकिन इसमें से आपको ये देखना है कि इसमें से राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी व्यवस्था है, या इसमें सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था है वो राजस्थान में कौन सी है। ठीक है, तो इसके संबंध में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, वायु तापमान में अतिशयता, बिल्कुल बात तो सही है कि वायु के तापमान में अधिकता, वायु में तापमान ज़्यादा
रहता है। निम्न सापेक्ष आर्द्रता, निम्न सापेक्ष आर्द्रता, राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सापेक्ष आर्द्रता कम रहती है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है वर्षा में बहुत अधिक विषमता। दोस्तों इन सभी में सूर्य धूप की दीर्घावधि, ये तो लगभग, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र से राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर कर्क रेखा निकलती है। 21 जून को यहाँ सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं। सूर्य धूप की दीर्घावधि का मतलब वो तो समय निश्चित रहता है, लेकिन कहीं भी जलीय सीमा नहीं लगती, पूरा का पूरा स्थलीय भाग है, और स्थलीय भाग है तो बिल्कुल सूर्य धूप है वो दीर्घावधि नहीं, दीर्घावधि तक उसका परिणाम रहता है। लंबे समय तक सूर्य की धूप का क्या रहता है, परिणाम जरूर रहता है। लेकिन ये चारों ऑप्शन थोड़े थोड़े आपको लग रहे हैं कि राजस्थान के लिए है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सटीक जो ऑप्शन है वो क्या होगा, वर्षा में बहुत अधिक विषमता होती है। वर्षा में बहुत अधिक विषमता का मतलब है कि यहाँ लगभग 3-4 साल बाद एक बार भयंकर सूखा रहता है। यहाँ वर्षा कम भी होती है, समय पर मानसून भी नहीं आता है, मानसून पूरे समय पर नहीं रहता है, और औसत वार्षिक वर्षा भी यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए चारों ऑप्शन में, ऑप्शन तो चारों यहाँ लगभग सटीक लग रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे सटीक जो ऑप्शन है वो क्या होगा, वर्षा में बहुत अधिक क्या होती है, विषमता पाई जाती है। ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। देखो यहाँ ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ऋतुओं का नाम दिया। देखो वर्षा ऋतु का नाम दिया है, क्वेश्चन स्पेशल पूछा गया है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। आपको ये बताना है दोस्तों यहाँ पर कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सबसे अधिक आर्द्रता कौन से समय में रहती है, मध्याह्न के समय में रहती है, सायंकाल शाम के समय में रहती है, या मध्य रात्रि के समय रहती है, या प्रातः काल के समय रहती है। दोस्तों यहाँ आपको एक बात समझनी है कि आर्द्रता का मतलब क्या होता है। तो आर्द्रता का दोस्तों अर्थ होता है वायु में उपस्थित जल की मात्रा। वायु में उपस्थित क्या, जल की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता। ठीक है। आपको बताना है कि वर्षा ऋतु में कौन से समय में, यानी सुबह के शाम, रात के समय, शाम के समय, कौन से समय में आर्द्रता ज़्यादा रहती है वायुमंडल में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आर्द्रता वर्षा ऋतु में मध्याह्न के समय, दोपहर के समय रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सुबह के बाद जो टाइम समय बढ़ता जाता है उसी के साथ सूर्य लंबवत होता जाता है, और मतलब उसकी किरणें जब तेज पड़ती हैं तो धरातल पर उपस्थित जो जल होता है वो गर्म होने के बाद वाष्प बन के ऊपर उठता है। तो ये क्रिया इन सभी ऑप्शनों में मध्याह्न, दोपहर के समय में ये वायु में आर्द्रता क्या होती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। पहला क्वेश्चन था अपना समदाब का। समदाब का मतलब मैंने बताया था कि मानचित्र पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो दो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, वो समदाब रेखा है। समवर्षा रेखा का मतलब ये हो गया कि मानचित्र पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो 2 समान वर्षा वाले स्थानों को, यहाँ पर भी कितनी 25 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितनी 25 सेंटीमीटर, इन दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक जो रेखा है उसको समवर्षा रेखा कहते हैं। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, तो वह 50 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। कभी कभी 50 सेंटीमीटर नहीं देकर ऑप्शन में कितना दे दिया जाए दोस्तों, 500 mm दे दिया जाए, तो आप ऑप्शन क्या करेंगे, तो आपको 500 mm करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 50 सेंटीमीटर बराबर 50 गुणा 10 बराबर कितने, 500 मिलीमीटर। तो यहाँ अगर ऑप्शन में इस बात का ध्यान रखना है, 50 सेंटीमीटर के साथ साथ आपको मिलीमीटर की इकाई भी ध्यान रखनी है, क्योंकि वर्षा जो है वो सेंटीमीटर के साथ साथ किसमें, मिलीमीटर में भी मापी जा सकती है या मापी जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन में अगर देखो, ऑप्शन देखो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। 25 सेंटीमीटर तो पश्चिम का जो मरुस्थल है, पश्चिम का मरुस्थल, इस पश्चिम के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। इसको भी करते हैं तो 250 हो जाता है, 250 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर है।
इसका मतलब 25 सेंटीमीटर बराबर 25 गुणा 10 बराबर कितने हो गए 250 मिलीमीटर। 550 सेंटीमीटर गुणा 10 बराबर 500 मिलीमीटर। तो ऑप्शन सेंटीमीटर में नहीं पूछकर मिलीमीटर में पूछा सकते हैं, तो मिलीमीटर में आता है तो कितना 500। अगर पश्चिम के मरुस्थल का विभाजन कराएं तो या तो 25 सेंटीमीटर या फिर 250 दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दे जाएं, या इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार करना है तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।